अगर आज रात को नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो 300 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स कर दीजिएगा। चैप्टर 31। प्रेमम की नजरें एक पल के लिए अमीका के सीने पर आकर टिकी, जो गहरी सांसें लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर उसने अपनी नजरें फेर ली और तिरछा मुस्कुरा दिया। प्रेमम ने अपना सर टेढ़ा कर अमीका के चेहरे को देखा, जिसकी आंखें इस वक्त हल्की सी बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। प्रेमम की स्माइल और गहरी हो गई। उसने अमीका की कमर से अपना हाथ हटाया और उससे एक कदम दूर होते हुए बोला, ओके डॉल, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगली मुलाकात बहुत जल्दी होगी। बाय, टेक केयर। ये बोलकर उसने हल्के से एक बार फिर उसके होंठों को चूमा और फिर वहां से निकल गया। अमीका बस उसे जाते देखती रह गई, लेकिन तभी उसने कुछ सोचते हुए तेज आवाज में कहा, मुझे सिर्फ आपसे नफरत है और आपकी इन हरकतों के बाद तो मेरी नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। होंगे आप कहीं के किंग, लेकिन मुझे आपकी क्वीन बनने का कोई शौक नहीं है। ये सुनकर प्रेमम के कदम रुक गए। उसने सर घुमा, अमीका को देखा और टेढ़ा मुस्कुराकर बेहद ही सनकीपन से बोला, यकीन करो, अगर मैं किसी और लड़की के करीब गया तो सबसे पहले तकलीफ तुम्हें ही होगी। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम्हें आना मेरे पास ही होगा। अगर किसी और लड़के ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो उसे जिंदा जला दूंगा। ऐसी मौत दूंगा कि वो जन्म लेने से पहले भी 100 बार सोचेंगे कि कहीं प्रेमम रायजादा फिर से ना मिल जाए। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया और फिर सीधा वहां से निकल गया। उसकी ये सब बातें सुनकर अमीका के अंदर एक पल के लिए कंपी सी छूट गई थी। उसने अपने सर को झटका और फिर सीधा वॉशरूम में चली गई। इधर दूसरी तरफ रायचंद मेंशन में डोर बेल बजी, जिसकी आवाज सुनकर सर्वेंट ने डोर ओपन किया और तभी उसकी नजरें इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम पर पड़ी। वो सब बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अंदर आ गए। उन्होंने राजवीर और कसक को एक नजर देखा और बोले, मिस्टर एंड मिसेज रायचंद, आप दोनों को अभी इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप दोनों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई है। ये सुनते ही हॉल में बैठी पूरी रायचंद फैमिली एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन फिर राजवीर जी भड़कते हुए बोले, इंस्पेक्टर, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया। आप राजवीर रायचंद को अरेस्ट करने नहीं बल्कि अपनी जॉब से सस्पेंड होने यहाँ आए हैं, और किस बेवकूफ ने हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाई है? हमने सुबह कुछ नहीं कहा था तो आपकी हिम्मत बढ़ गई और आप सच में हमें अरेस्ट करने आ गए। रुको, मैं अभी डीसीपी को कॉल करता हूँ। इतना बोलकर उन्होंने फोन निकाला और डीसीपी को कॉल करने लगे, मगर उनका कॉल उठाया ही नहीं गया। कुछ देर लॉन्ग रिंग जाने के बाद कॉल अपने आप कट हो गया। राजवीर जी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आई। कसक घबराहट से राजवीर जी को देख रही थी। तेज जी ने भी अपना फोन निकाला और मिनिस्टर को कॉल करने लगे, लेकिन उनका भी कॉल नहीं उठाया गया। इधर दूसरी तरफ मिनिस्टर हाउस में प्रेमम सोफे पर पसरकर आराम से बैठा था। उसके एक हाथ में रेड वाइन का ग्लास था और दूसरे हाथ में सिगरेट, जिसके वो लंबे लंबे कस भरते हुए धुएं को हवा में उछाल रहा था। उसके सामने वाले सोफे पर मिनिस्टर साहब परेशानी से बैठे टेबल पर पड़े कभी अपने लगातार रिंग होते फोन को देख रहे थे तो कभी प्रेमम को। प्रेमम ने सिगरेट को ट्रे में रखा और वाइन का शिप भरते हुए बोला, मिनिस्टर, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मिस्टर एंड मिसेज रायचंद कल सुबह से पहले जेल से बाहर नहीं आने चाहिए, और साथ में उनके रात भर जेल में होने की न्यूज़ पूरी मीडिया में फैल जानी चाहिए, वरना तुम्हारे काले धंधों की न्यूज़ जरूर कल तुम्हें हर न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स में दिखाई देगी। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बोलकर वो बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर मिनिस्टर के माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क आई। उन्हें अच्छे से पता था कि उनके सामने बैठा शख्स कोई आम आदमी नहीं था। वो जो बोल रहा था वो कर भी सकता था, लेकिन फिर भी उन्हें एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने ही होने वाले मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को जेल में क्यों भेजना चाहता है, जबकि अगले महीने ही तो प्रेमम रायजादा की एंगेजमेंट रिया रायचंद से होने वाली है।
मिनिस्टर इन सब ख्यालों में खोए हुए थे कि तभी अचानक उनके जस्ट पैरों के पास एक फ्लोवर वाश आकर गिरा, जिससे वो एकदम से कांप गए और उन्होंने तुरंत अपने पैर पीछे कर लिए। मिनिस्टर सर ने एक नज़र अपने पैरों के पास गिरे उस वाश को देखा और फिर सहमी हुई नज़रों से प्रेमम को देखने लगे, जो अपनी आंखें छोटी किए उन्हें ही घूर रहे थे। प्रेमम उन्हें घूरते हुए बोला, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम्हें ख्वाबों की दुनिया में घूमने की परमिशन किसने दी? अगर मेरी सटकी तो थोड़ी देर बाद नर्क में मिलोगे, समझे? ये सुनते ही मिनिस्टर सर तुरंत बोले, नहीं, मुझे आपकी बात अच्छे से समझ आ गई। आप टेंशन मत लीजिए, कल सुबह से पहले मिसेस एंड मिस्टर रायचंद जेल से बाहर नहीं आएंगे। इट्स गुड फॉर यू, प्रेमम ने एटीट्यूड से जवाब दिया और फिर वाइन का ग्लास नीचे रख उठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मिनिस्टर ने एक गहरी सांस ली, जैसे अब जाकर उन्हें चैन मिला हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 32। ये सुनते ही मिनिस्टर सर तुरंत बोले, नहीं, मुझे आपकी बात अच्छे से समझ आ गई। आप टेंशन मत लीजिए, कल सुबह से पहले मिसेस एंड मिस्टर रायचंद जेल से बाहर नहीं आएंगे। इट्स गुड फॉर यू, प्रेमम ने एटीट्यूड से जवाब दिया और फिर वाइन का ग्लास नीचे रख उठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मिनिस्टर ने एक गहरी सांस ली, जैसे अब जाकर उन्हें चैन आया हो। इधर प्रेमम बाहर आया, उसने अपनी आंखें पर ब्लैक शेड्स चढ़ाए और बॉडीगार्ड्स के बीच घिरा हुआ अपनी कार के अंदर जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही सारी कार्स एक साथ मिनिस्टर हाउस से निकल गई। इधर दूसरी तरफ रायचंद मेंशन में विजय जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर वो अपने चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए बोले, मिस्टर रायचंद, अगर आपने कॉर्पोरेट नहीं किया तो हमें आपको मजबूरी में जबरदस्ती लेकर जाना होगा। जिस पर राजवीर जी और कसक जी का चेहरा काला पड़ गया। तभी तेज रायचंद आगे आते हुए बोले, मगर रिपोर्ट किसने दर्ज की है इंस्पेक्टर साहब? ये सुनकर विजय बिना किसी एक्सप्रेशन बोले, आद्रिका रायचंद ने। इतना बोलकर एक लेडी कांस्टेबल ने कसक जी और एक कांस्टेबल ने राजवीर जी को हथकड़ी पहना दी। विजय जी उन दोनों को लेकर वहां से चले गए। रूपाली ने आज बीच में आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे आज भी विजय जी का थप्पड़ याद था। वो नहीं चाहती थी उसे भी जेल जाना पड़ जाए। लेकिन अमीका का नाम सुनकर सब एकदम से हैरान रह चुके थे, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अमीका ने अपने ही मॉम डैड के अगेंस्ट एफआईआर लिखवाई है, और वो भी इतनी स्ट्रिंजेंट एफआईआर की पुलिस को उन्हें अरेस्ट करके ही ले जाना पड़ा। दादा दादी जी चुपचाप बैठे थे। उन्होंने पुलिस के राजवीर और कसक के ले जाने पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी नज़र में उनकी पोती जो भी कर रही थी वो सब सही था। जैसे ही इंस्पेक्टर विजय राजवीर और कसक को लेकर गए, उसके आधे घंटे के बाद अमीका मेंशन के अंदर आई, मगर उसने देखा सबके चेहरों पर परेशानी के भाव थे। और तो और वहां पर वीर, कसक और राजवीर जी के अलावा सभी लोग मौजूद थे। तभी रूपाली की नज़र अमीका पर गई और वो गुस्से से अमीका पर चिल्लाते हुए बोली, अमीका दीदी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आपको शर्म आनी चाहिए। आप अभी जाकर रिपोर्ट वापस लीजिए और मॉम डैड से माफी मांगिए। वहीं रूपाली को खुद को ऑर्डर देता देख अमीका की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो अपनी खतरनाक आवाज में बोली, क्या तुम्हें बेइज्जत होना इतना पसंद है कि तुम अपनी मनहूस शकल लेकर मेरे सामने अपना गटर जैसा मुंह खोलने से बाज नहीं आती? आखिर तुम हो कौन? हाँ, क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सको? वो उसे अजीब नजरों से देखते हुए उसे घिन से देखने लगी, जैसे उसके सामने सबसे गंदी चीज पड़ी हो। वहीं उसकी आंखों में खुद के लिए घिन देखकर रूपाली के चेहरे पर गुस्सा और नफरत उतर आई, मगर वो कुछ नहीं बोल पाई और बस दांत पीस कर रह गई। तभी तेज रायचंद बोले, अमीका माना तुम अपने मॉम डैड से नफरत करती हो, मगर तुम्हें उन्हें जेल नहीं डलवाना चाहिए। आखिर वो तुम्हारे मॉम डैड हैं।
जिस पर अमीका ने अपनी लाल आंखों से तेज जी को देखा और नफरत से बोली, ओ सट अप मिस्टर तेज रायचंद, मुझे आपका ये फालतू का ज्ञान सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको लास्ट बार बता रही हूँ, अगर दोबारा आपने या किसी ने भी उस घटिया आदमी और उस रखेल औरत के साथ मेरा कोई भी रिश्ता जोड़ने की हिम्मत की तो मैं उस शख्स की जान ले लूंगी। इतना बोलकर वो ऊपर की तरफ जाने को हुई, तभी एक बार फिर रूपाली उसके सामने आ गई, जिससे अमीका को बेहद गुस्सा आने लगा। वो अपनी लाल आंखों से रूपाली को देखने लगी, जिससे रूपाली के शरीर में डर की लहर दौड़ गई, मगर फिर भी अपने डर को काबू करते हुए बोली, अमीका तुम अभी रिपोर्ट वापस लो, नहीं तो तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। जिससे अमीका को बेहद गुस्सा आने लगा। वो अपनी लाल आंखों से रूपाली को देखने लगी, जिससे रूपाली के शरीर में डर की लहर दौड़ गई, मगर फिर भी अपने डर को काबू करते हुए बोली, अमीका तुम अभी रिपोर्ट वापस लो, नहीं तो तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। वहीं दादा दादी गुस्से से रूपाली को देखने लगे। आखिर इस घटिया लंकी की हिम्मत भी कैसे हुई उनकी प्यारी पोती को घर से निकालने की धमकी देने की। पहले तो अमीका के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए, मगर फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी। वहीं उसे ऐसे हंसता देख सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। तभी अचानक से अमीका ने एकदम से अपना चेहरा रूपाली के चेहरे के पास लाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम्हें खुली आंखों से सपने देखने का शौक है? वैसे तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, मगर तुम अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो तो मैं उन दोनों को जेल से बाहर निकाल दूंगी। तभी रूपाली चिल्लाते हुए बोली, मैं तुमसे बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगी। जिस पर अमीका के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो बोली, तब तुम भूल जाओ, मैं उन घटिया लोगों को बाहर निकालूंगी। और क्या कहा तुमने? तुम मुझे घर से बाहर निकालोगी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ये खोखली धमकी दोगी और मैं तुम्हारे उस घटिया बाप और रखेल माँ के खिलाफ दर्ज की गई रिपोर्ट वापस लूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 33। वहीं दादा दादी गुस्से से रूपाली को देखने लगे। आखिर इस घटिया लंकी की हिम्मत भी कैसे हुई उनकी प्यारी पोती को घर से निकालने की धमकी देने की। तभी रूपाली चिल्लाते हुए बोली, मैं तुमसे बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगी। जिस पर अमीका के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो बोली, तब तुम भूल जाओ, मैं उन घटिया लोगों को बाहर निकालूंगी। और क्या कहा तुमने? तुम मुझे घर से बाहर निकालोगी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ये खोखली धमकी दोगी और मैं तुम्हारे उस घटिया बाप और रखेल माँ के खिलाफ दर्ज की गई रिपोर्ट वापस लूंगी। मतलब सच में, मगर कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे उन घटिया माँ बाप को जेल से बाहर नहीं निकालूंगी। आई बात समझ में? और हाँ, तुम्हारा जो मन करे वो करो, और अगर तुम्हारी इतनी औकात है तो मुझे घर से निकाल कर दिखाओ। इतना बोलकर वो वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। मगर रूपाली बस नफरत और गुस्से से अमीका को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। तभी वो दादा दादी के पास आकर बोली, दादी दादू प्लीज अमीका को बोलो ना वो अपनी रिपोर्ट वापस ले ले। वो आपकी बात कभी नहीं टालती, आखिर डैड आपके अपने बेटे हैं। रूपाली की बात सुनकर एक बार को दोनों का चेहरा नरम पड़ा, मगर जैसे ही उन्हें याद आया राजवीर ने आद्रिका को कितना दुख दिया है, दोनों ने अपना दिल मजबूत किया और बोले, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन दोनों को अपने किए गए कर्म का फल मिल रहा है। इतना बोलकर दोनों भी वहां से चले गए। वहीं रूपाली को उन तीनों की जान लेने का मन कर रहा था, मगर अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकती थी। इधर दूसरी तरफ एक डार्क रूम जो बेहद डरावनी वाइब दे रहा था। उस रूम के सोफे पर एक शख्स टीवी पर कुछ देख रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। वो इस वक्त किसी राक्षस की तरह हंस रहा था। वो हंसते हुए बोला, मिस्टर रायचंद, तुम्हारी बर्बादी लिखने आ गया हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी इस घटिया बीबी को तंपा तंपा कर मारूंगा, जिसमें तुम्हारी रूह भी दूसरा जन्म लेने से डरे। ये बोलकर उसने किसी का नंबर डायल किया और अपनी सर्द आवाज में बोला, इन्हें इतना टॉर्चर करो कि दोनों को मौत क्या होती है इसका एहसास हो।
इतना बोलकर उसने फोन रख दिया और मुस्कुराते हुए वापस से टीवी की स्क्रीन की तरफ देखने लगा जिसमें जेल की लाइव फुटेज शो हो रही थी और उसमें राजवीर और कसक अच्छे से दिख रहे थे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रेमम रायजादा था। इधर जेल में राजवीर जी ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया मगर वो भी राजवीर जी की बेल नहीं करवा पाया। यहाँ तक कि राजवीर जी ने डीसीपी और सीएम को तक कॉल किया मगर किसी ने भी उनका कॉल ही नहीं उठाया, जिससे उन्होंने गुस्से में अपने फोन को दीवार पर पटक दिया। तभी विजय जी ने कसक और राजवीर जी को अलग अलग जेल में डाल दिया और कसक को एक लेडी कांस्टेबल के हवाले कर खुद राजवीर जी के जेल में घुस गए। उन्होंने कुछ लोगों से बोलकर राजवीर जी को एक मेज पर बंधवाया और उसके बाद उनके पैरों पर लोहे की रॉड से मारने लगे। राजवीर जी की दिल दहला देने वाली चीखें उस जेल के कमरे में गूंज रही थी। तभी कसक जी को भी लेडी कांस्टेबल ने पीटना स्टार्ट किया जिससे कसक जी बेहोश हो गई। उनके बाल और चेहरा एकदम से सुअर जैसा हो गया। लेडी कांस्टेबल बिना रुके एक के बाद एक थप्पड़ कसक के गालों पर जड़ रही थी। कसक बेहोशी की हालत में भी करा रही थी। वो अभी एकदम किसी चुड़ैल से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर लेडी कांस्टेबल को भी उससे डर लगने लगा। मगर उन्होंने फिर भी उसे होश में लाकर दोबारा उसे टॉर्चर किया। उन दोनों की हालत काफी खराब थी। दोनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। तभी वहां अमीका आ गई। जैसे ही उसकी नज़र राजवीर जी और कसक जी पर पनी वो हैरान रह गई मगर फिर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। जैसे ही राजवीर जी ने आद्रिका को देखा वो गिंगिंगाते हुए बोला, अमीका बेटा प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर अमीका गुस्से से देखते हुए बोली, तुम बाप नहीं हो मिस्टर राजवीर रायचंद, तुम मेरी जिंदगी के वो श्राप हो जिसे मैं चाहकर भी नहीं मिटा सकती। क्या बोला मिस्टर रायचंद, आपको बाहर आना है? ऐसा क्यों नहीं करते, अपनी मासूम संस्कारी और लायक बेटी को फोन करिए, वो आपको जरूर जेल से बाहर निकाल देगी। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, अगर आप और आपकी रखेल यहाँ मर भी जाएं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। खैर आपको देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, आप काफी एंजॉय तो कर रही हैं ना। इतना बोलकर वहां से चली गई। वहीं राजवीर जी बस चिल्लाते ही रह गए। तभी इंस्पेक्टर विजय ने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और एक बार फिर से शुरू हो गए। अगली सुबह रूपाली परेशानी से अपने रूम में चक्कर काट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राजवीर और कसक को जेल से कैसे बाहर निकाले, लेकिन तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन की रिंग बजी जिसे सुनकर उसने अपना फोन उठा चेक किया और जैसे ही उसकी नजरें आए हुए नोटिफिकेशन पर पड़ी तो वो एकदम से हैरान रह गई। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए फोन की स्क्रीन को देख रही थी जिस पर आज की ब्रेकिंग न्यूज शो हो रही थी। रूपाली को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे एक पल के लिए किसी ने उसके पैरों नीचे से जमीन खींच ली हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 34। स्क्रीन पर जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी वो किसी बम से कम नहीं थी। बिजनेस टाइकून राजवीर रायचंद और उनकी पत्नी कसक रायचंद पर यौन शोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और मर्डर अटेम्प्ट जैसे गंभीर आरोप। जेल से लीक हुई फुटेज में टॉर्चर की स्थिति भी सामने आई। मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। केस की जांच के लिए एसआईटी गठित। रूपाली के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया हो। वो घुटते हुए जमीन पर बैठ गई। दिमाग सुन्न हो गया और सांसें तेज चलने लगी। सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी उसके अंदर, अमीका ने ये सब किया है। वो उसे खत्म कर देगी अगर अब भी कुछ नहीं किया तो। ये सब कहते हुए उसकी आंखों से सच में आंसू बहने लगे। वो तेज कदमों से रूम से बाहर निकली और सीधा अमीका के रूम की तरफ चली गई। रूपाली गुस्से से बिना नोक किए हुए ही अमीका के रूम के अंदर चली गई। उसने इधर उधर देखा लेकिन कहीं भी अमीका नजर नहीं आ रही थी, जिससे अब उसका दिमाग और भी ज्यादा गर्म हो गया।
वो धीरे से खुद में बोली, ये अमीका इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई है? इसके आते ही पूरे घर की शांति एकदम से गायब हो गई है। इस मनहूस लड़की को तो घर से दूर ही रखना चाहिए था। ये सब कहते हुए वो रूम से बाहर निकली और सीधा दादा दादी के रूम में चली गई। वो रूम के अंदर आई और तभी उसकी नजरें बेड पर बैठी दादी पर पड़ी, जो अपने रूम में लगे टीवी में आज की ब्रेकिंग न्यूज़ देख रही थी, जो उनके बेटे बहू की ही थी। देख लीजिए दादी, आपकी प्यारी पोती ने क्या किया है। लाइक सीरियसली, इन सब के बाद भी आप उसे ही सपोर्ट करना चाहती है, उसे इस घर में रखना चाहती है। ये सब करने के बाद तो उसे घर से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। अगर उसकी जगह ये हरकत मैंने कर दी होती तो शायद अब तक आप मुझे घर से निकाल चुकी होती। ये सब कहते हुए वो रोने लगी। उसकी बात सुनकर दादी ने उसकी तरफ देखा और फिर टीवी बंद करते हुए बोली, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सब अमीका ने ही किया है? वैसे भी न्यूज़ में कुछ गलत नहीं दिखाया जा रहा है। तुम्हारे बाप ने अविका बहू के साथ बहुत गलत किया था और तुम्हारी माँ के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। इन सब के बदले ये सजा बहुत छोटी है। अगर तुम्हें लगता है हम सही का साथ छोड़कर तुम्हारा साथ देंगे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हम मर जाएंगे लेकिन अमीका का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और तुम दोनों माँ बेटी चाहे जितना ड्रामा कर लो, लेकिन तुम लोगों को एक फूटी कोड़ी तक नहीं मिलने वाली है। ये कहते हुए उनका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। दादी की ये सब बातें सुनकर रूपाली ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। अगर इस घर और प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है तो अभी के लिए मुझे इस बुढ़िया को अपनी तरफ करना होगा, वरना सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी कुछ महीनों बाद मेरी शादी प्रेमम जी के साथ हो जाएगी, उसके बाद तो बुढ़िया और इसका बूढ़ा पति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। रूपाली ने मन ही मन ये सब सोचते हुए खुद से कहा और फिर मासूम सी शक्ल बना दादी के पास आते हुए रोते हुए बोली, दादी मैंने ऐसा भी क्या किया है जो आप मुझसे इतनी नफरत करती है? मैं भी तो आपकी पोती हूँ। अगर मॉम डैड ने अविका माँ को धोखा दिया तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो उस वक्त थी भी नहीं, फिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैंने तो हमेशा से इस घर को अपना माना है और आपके प्यार के लिए हर दिन तरसती हूँ कि कभी तो आप मुझसे अच्छे से बात करेंगी, लेकिन मैं जितनी कोशिश करती हूँ आप उतना ही मुझे दुख दर्द देती है। ये सब कहते हुए वो रोने की एक्टिंग करने लगी और घड़ियाली आंसू बहाने लगी। उसे इस तरह रोता देख दादी का दिल थोड़ा सा पिघल गया और वो अपनी नजरें उससे फेरते हुए बोली, ठीक है, अब तुम जाओ, हमारा दिमाग मत खाओ। हम करते हैं अमीका से बात और उससे ये न्यूज़ भी हटवाने को बोलते हैं, लेकिन अगर फिर से तुम तीनों ने हमारी अमीका के साथ कुछ भी किया तो हम खुद धक्के मारकर तुम्हें और तुम्हारी इस घटिया माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर रूपाली को गुस्सा तो बहुत तेज आया कि अभी अपने समाने बैठी औरत का गला दबा दे, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से से का घूंट पिया और मासूम सी शक्ल बना अपना सर हाँ में हिला दिया। रूपाली चुपचाप अपना सर झुका वहां से निकल गई। वो बाहर आई और तभी उसके दिमाग में रायजादा फैमिली का ख्याल आया। रूपाली खुश होते हुए बोली, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? मैं रायजादा फैमिली से भी हेल्प ले सकती हूँ। अगर वो हेल्प करेंगे तो सारी न्यूज़ 5 मिनट में हट जाएगी और मॉम डैड भी जेल से बाहर आ जाएंगे। उस घटिया नियति को क्या लगा था कि मैं उससे माफ़ी मांगूंगी? मैं रायजादा फैमिली की होने वाली बहू हूँ जो किसी के सामने नहीं झुकती, फिर उस 2 टके की अनाथ लड़की के सामने क्या झुकूंगी? उसकी इतनी औकात भी नहीं कि वो मेरे सामने बैठ सके। आई बड़ी रूपाली से माफ़ी मंगवाने वाली। ये सब कहते हुए उसके फेस पर एटीट्यूड भरी स्माइल आ गई। वो नीचे आई और सीधा लैंडलाइन से रायजादा मेंशन कॉल मिला दिया। उसने अपना फ़ोन तो तोड़ दिया था, इसलिए अब उसे लैंडलाइन से कॉल करना पड़ रहा था। इधर दूसरी तरफ रायजादा मेंशन में इस वक्त सर्वेंट्स के अलावा कोई नहीं था। पूरी रायजादा फैमिली दादाजी से मिलने के लिए सिटी हॉस्पिटल गई हुई थी।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। चैप्टर 35। वो नीचे आई और सीधा लैंडलाइन से रायजादा मेंशन कॉल मिला दिया। उसने अपना फोन तो तोड़ दिया था, इसलिए अब उसे लैंडलाइन से कॉल करना पड़ रहा था। इधर दूसरी तरफ रायजादा मेंशन में इस वक्त सर्वेंट्स के अलावा कोई नहीं था। पूरी रायजादा फैमिली दादाजी से मिलने के लिए सिटी हॉस्पिटल गई हुई थी। टेबल पर पड़ा फोन लगातार रिंग कर रहा था, जिसकी आवाज उस शांत माहौल में गूंज रही थी। फोन बजने की आवाज सुनकर एक सर्वेंट वहां आया और कॉल उठा फोन को कान से लगकर धीमी सी आवाज में बोला, हेलो। इधर दूसरी तरफ जिसके चेहरे पर कॉल पिक होते ही लंबी चौड़ी स्माइल आ गई थी, अब किसी अनजान की आवाज सुनकर उसकी स्माइल वो थोड़ी सी फीकी पड़ गई। वो चौंकते हुए बोली, हेलो कौन? ये सुनकर दूसरी तरफ से सर्वेंट्स ने जवाब दिया, मैं रामू, आप कौन? रामू रायजादा मेंशन में सर्वेंट्स का हेड था। वो पिछले 10 सालों से इसी मेंशन में काम कर रहा था और पूरी रायजादा फैमिली भी उससे अच्छे से बात करती थी और उसे अपनी फैमिली की तरह ही मानती थी। उसकी बेटी राधिका को भी रायजादा फैमिली ही पढ़ा रही थी। राधिका मेडिकल फील्ड में थी, जिसका सारा खर्चा और मुंबई के टॉप मेडिकल कॉलेज की फीस प्रेमम रायजादा के डैड राघवेंद्र रायजादा अफोर्ड कर रहे थे। रामू भी पूरी रायजादा फैमिली को अपनी फैमिली ही मानता था। रूपाली सबको अच्छे से जानती थी और रामू को भी, इसलिए उसका नाम सुनकर गुस्से से उसकी पकड़ फोन पर कस गई। वो रामू को बहुत नीच समझती थी। रूपाली पैसों के घमंड में इतनी चूर हो चुकी थी कि उसके अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं बची थी, जबकि उसने आज तक कभी भी एक पैसा तक नहीं कमाया था। ये घमंड उसके अंदर राजवीर के पैसों और रायजादा फैमिली की होने वाली बहू बनने की वजह से आया था। रामू की आवाज सुनकर रूपाली दांत पिसते हुए बोली, यू 2 कौड़ी के नौकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन को हाथ लगाने की? आंटी कहाँ है, उन्हें फोन दो। वही उसके मुंह से खुद के लिए ऐसा नाम सुनकर रामू का चेहरा उदास और शर्मिंदगी से भर गया। वो धीमी सी आवाज में बोला, मेम साहब, बड़ी मैडम और बाकी सब तो बिग बॉस से मिलने के लिए सिटी हॉस्पिटल गए हुए हैं। अगर आपको कोई जरूरी काम था तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें कॉल करके बोल दूंगा। ये सुनकर रूपाली एटीट्यूड से बोली, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम जैसे नौकर से अपनी बात कहूँ। अपनी लिमिट्स में रहो और आज के बाद फोन को हाथ भी मत लगाना, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें घर से बाहर फेंकवाने में। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रामू उदास चेहरे से फोन को देख रहा था। वही राधिका जो रामू के पीछे खड़ी थी, उसने रूपाली की ये सब बातें सुन ली थी, जिन्हें सुनने के बाद उसकी आंखों में पानी भर आया और वो वहां से बिना कुछ बोले सीधा सर्वेंट्स क्वार्टर में आ गई। राधिका ने रूम बंद किया और उसी से पीठ टीका रुंधे गले से बोली, रूपाली मैम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक बार मैं डॉक्टर बन जाऊं, उसके बाद मैं अपना खुद का घर खरीद लूंगी, जिससे पापा को कभी भी किसी की कड़वी बातें नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मुझे खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मैं एक अच्छी डॉक्टर बन पाऊंगी, बिल्कुल डॉक्टर अवी की तरह। ये कहते हुए उसने नजरें उठा सामने वॉल पर टंगी अमीका की फोटो को देखा, जो उसने कल न्यूज में देखने के बाद फोटो क्लिक कर आज सुबह ही फ्रेम में बंद करवाई थी। राधिका अमीका को अपनी आइडल मानती थी और वो उसी के जैसी एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी। राधिका अभी अमीका की फोटो को देख ही रही थी, तभी बाहर एक कार रुकने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर उसका दिल एक पल के लिए तेजी से धड़क उठा और उसका चेहरे पर हल्की सी डर की शिकन आ गई। उसने कस के अपने दुपट्टे को मुट्ठियों में भर लिया। इधर बाहर पार्किंग एरिया में एक ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी कार आकर रुकी और उसमें ऐसे एक हैंडसम सा लड़का बाहर आया। वो लड़का देखने में 21 या 22 साल का लग रहा था। जेल से सेट किए बाल, गले में सन का लॉकेट, डार्क ब्राउन आंखें, ब्लैक पेंट विथ ब्लैक टी शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक जैकेट, पैरों में एक्सपेंसिव शूज और हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में चेन का ब्रेसलेट, आंखों पर ब्लैक शेड्स। ऑल ओवर ये दिखने में बहुत हैंडसम था।
उसने अपने शेड्स उतारे और सीधा मेंशन के अंदर चला गया। अंदर आते ही उसकी नजरें रामू काका पर पड़ी जो फोन रखकर किचन की तरफ जा रहे थे। कदमों के आहट की आवाज सुनकर रामू काका ने सर घुमा उस लड़के की तरफ देखा जो लिफ्ट की तरफ जा रहा था। छोटे मालिक आप कब आए? बिग बॉस आपको और बड़े मालिक से मिलना चाहते हैं। क्या आप उनसे मिलने हॉस्पिटल नहीं गए थे? ये सुनते ही वो लड़का जो लिफ्ट के पास पहुंच चुका था उसने बिना पलटे ही जवाब दिया, मैं दादू से मिलकर आ रहा हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अभी मेरा सर दर्द कर रहा है इसलिए प्लीज मेरे रूम में कॉफी भेज दीजिए। ये बोलकर वो सीधा लिफ्ट के अंदर चला गया। उसकी बात सुनकर रामू काका कॉफी बनाने के लिए किचन में जाने लगे लेकिन तभी उन्हें जोर से खांसी आने लगी। उनके खांसने की आवाज सुनकर राधिका जो अपनी कुछ बुक्स लाने के लिए मार्केट जा रही थी वो तेजी से उनके पास आई और जल्दी से ग्लास में पानी डालकर उनके होंठों से लगाकर बोली, बाबा आप ठीक है? आपको इतनी खांसी क्यों आ रही है? चलिए आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे। ये सब कहते हुए उसने रामू काका को चेयर पर बैठा दिया और उन्हें पानी पिलाने लगी। रामू काका ने थोड़ा सा पानी पिया और फिर ग्लास को साइड में रखते हुए थकी हुई आवाज में बोले, बेटा हम ठीक है। आप एक काम करो, छोटे मालिक के लिए कॉफी बनाकर उनके रूम में दे आओ। वो अभी अभी अपना कॉन्सर्ट पूरा कर बिग बॉस से मिलकर घर लौटे हैं तो इसलिए उनका सर दर्द हो रहा है। एक काम करना, सर दर्द की मेडिसिन भी ले जाना। तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो ना तो तुम्हें पता होगा कि सर दर्द की गोली कौन सी है। मुझ गंवार को तो कुछ पता नहीं है इसलिए बेटा तुम देखकर उन्हें याद से गोली दे देना। चैप्टर 36। ये सुनते ही राधिका के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वो हिचकिचाते हुए बोली, बाबा क्या मैं ताई को बोल दूं? वो उन्हें कॉफी दे आएंगी। तभी काका बीच में बोले, बेटा ताई खाना बना रही होगी। एक कॉफी की ही तो बात है, दे आओ वरना हमें जाना पड़ेगा। ये कहते हुए वो जैसे ही उठने वाले थे तभी राधिका ने उन्हें कंधे से पकड़ वापस चेयर पर बैठाते हुए कहा, नहीं आप बैठिए, मैं देकर आती हूँ। ये कहते हुए वो काका वहीं बैठा किचन में कॉफी बनाने चली गई। ये कहते हुए वो जैसे ही उठने वाले थे तभी राधिका ने उन्हें कंधे से पकड़ वापस चेयर पर बैठाते हुए कहा, नहीं आप बैठिए, मैं देकर आती हूँ। ये कहते हुए वो काका वहीं बैठा किचन में कॉफी बनाने चली गई। कुछ देर बाद राधिका एक ट्रे लेकर काका के पास आई जिसमें एक कॉफी का कप था और एक काका के लिए चाय का कप। राधिका ने रामू काका को चाय का कप दिया और फिर घबराते हुए धीमे कदमों से सीढ़ियों से ऊपर छोटे मालिक यानी अक्ष रायजादा फैमिली का छोटा और घमंडी बिगड़ैल बेटा जो किसी की नहीं सुनता। ये बिल्कुल प्रेमम के जैसा ही है। मारपीट के लिए हमेशा रेडी रहता है। पेशे से एक बहुत फेमस सिंगर है जिसकी लाखों लड़कियां दीवानी है लेकिन इसे लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता है और इसके इसी एटीट्यूड की वजह से लड़कियां इसके ऊपर मरती है। सब प्रेमम के साथ ही अक्ष भी शादी करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं अक्ष गे तो नहीं है क्योंकि अक्ष को लड़की अपने आसपास भटकती भी पसंद नहीं है। किसी को नहीं पता कि अक्ष लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करता है। अक्ष को लेकर पूरी रायजादा फैमिली को टेंशन लगी रहती है इसलिए सब जल्दी से जल्दी उसकी जिंदगी में किसी लड़की को लाना चाहते हैं। राधिका धीमे कदमों से अक्ष के रूम के पास आई और अपना हाथ ऊपर उठा उसके डोर पर नॉक किया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। राधिका ने फिर से नॉक किया लेकिन इस बार भी कोई आवाज नहीं आई जिससे अब राधिका और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने हल्का सा डोर ओपन कर रूम के अंदर झांक कर देखा, पूरा रूम खाली था। तभी उसके कानों में वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज पड़ी जिसे सुनकर राधिका ने एक गहरी सांस भरी और धीमे कदमों से रूम के अंदर आकर जल्दी से कॉफी रखकर वहां से निकलने को होती है। उसने कॉफी का कप टेबल पर रखा और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है ठीक उसी वक्त वॉशरूम का डोर ओपन हुआ जिसकी आवाज सुनकर अनजाने में ही राधिका की नजरें उस तरफ चली गई।
जहां अक्ष अपनी कमर पर ब्लैक टॉवेल रेप लपेटे और दूसरे हाथ में पकड़े टॉवेल से बाल पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर आ रहा था। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी और अभी शावर लेने की वजह से वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी मस्कुलर चेस्ट पर भी कुछ पानी की बूंदें ठहरी थी और बाइसेप एब्स उभर कर दिख रहे थे। राधिका की नजरें कुछ पल के लिए अक्ष पर ही ठहर गई। अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस कर अक्ष के हाथ रुक गए और उसने सर उठा सामने खड़ी लड़की को देखा। पिंक प्लाजो शूट, ग्रे आंखें, छोटी सी नाक, पतले गुलाबी होंठ, गले में दुपट्टा और हाथों में गोल्डन चूड़ियां पहने राधिका बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी एज अभी 18 इयर्स थी और हाइट 5 फुट 3 इंच। अपने रूम में किसी लड़की को देखकर अक्ष का चेहरा काला पड़ गया। अगले ही पल वो राधिका पर चिल्लाते हुए बोला, हु आर यू एंड हाउ डेयर यू कम इनटू माय रूम? उसकी तेज आवाज सुनकर राधिका एकदम से कांप गई। वो हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें फेरकर बोली, वो मैं आपको कॉफी देने आई थी। तभी अक्ष बीच में बोला, और रियली, लेकिन तुम्हारी नजरें तो कुछ और कह रही थी। दिखती तो बहन जी हो लेकिन हरकतें किसी कोठे वाली से कम नहीं है। बिना नोक किए किसी के भी रूम में आ जाती हो। नॉनसेंस गर्ल। ये सब कहते हुए उसकी नजरें राधिका के चेहरे पर टिकी थी। उसकी ये सब बातें सुनकर राधिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। खुद के लिए ऐसे वर्ड सुनकर राधिका गुस्से से बोली, मैं सिर्फ आपको कॉफी देने आई थी। मैंने डोर पर नॉक किया था लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब मैं रूम के अंदर आई थी। आप कैसे एक बार में देखकर किसी लड़की के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकते हैं? माना कि आप रईस हो, इस घर के मालिक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे बारे में कुछ भी कहेंगे। चैप्टर 37। सब कहते हुए उसकी नजरें राधिका के चेहरे पर टिकी थी। उसकी ये सब बातें सुनकर राधिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। खुद के लिए ऐसे वर्ड सुनकर राधिका गुस्से से बोली, मैं सिर्फ आपको कॉफी देने आई थी। मैंने डोर पर नॉक किया था लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब मैं रूम के अंदर आई थी। आप कैसे एक बार में देखकर किसी लड़की के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकते हैं? माना कि आप रईस हो, इस घर के मालिक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे बारे में कुछ भी कहेंगे। राधिका को खुद को इस तरह जवाब देता देख अक्ष का चेहरा और भी ज्यादा काला पड़ गया। गुस्से से उसके जबड़े कस गए। वो राधिका के पास आया और एकदम से उसकी बाजू पकड़ अपने करीब खींच लिया। राधिका का सर उसके सीने से आ लगा और उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई। उसने सर उठा अक्ष को देखा जो अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। अक्ष दांत पिसते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने अपनी बकवास कर रही हो? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त धक्के मारकर घर से बाहर फेंक सकता हूं। बेटर होगा जो तुम अपनी लिमिट्स में रहो और अगली बार से मेरे सामने मत आना, वरना मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। ये कहकर उसने झटके से राधिका को छोड़ दिया, जिससे राधिका 2 कदम लड़खड़ाते हुए पीछे हो गई। उसकी आंखों में पानी आ गया। वो अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे बिगड़ैल रईसजादे के सामने आने का। ये बोलकर वो ट्रे लेकर जल्दी से वहां से निकल गई। वही उसके मुंह से खुद के लिए बिगड़ैल रईसजादा सुनकर अक्ष ने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। उसे हैरानी भी हो रही थी क्योंकि आज तक किसी भी लड़की ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। इनफैक्ट जो भी उसके पास आती थी वो सब उससे चिपकने लगती थी। सब उसकी अट्रैक्टिव बॉडी और उसके पेशों से मतलब रखती थी, लेकिन राधिका को देखकर लग रहा था जैसे उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। अक्ष ने अपना सर झटका और सोफे पर बैठकर कॉफी का मग उठा उसका एक सिप लिया। कॉफी का सिप लेते ही उसके फेस एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदले। उसने नजरें झुका कॉफी मग को घूरा और फिर से वापस कॉफी पीने लगा। आज की कॉफी हर दिन से अलग थी। उसका टेस्ट अक्ष को अच्छा लग रहा था।
अक्ष ने कॉफी खत्म की और तभी उसकी नजरें टेबल पर पड़ी मेडिसिन पर पड़ी, जिसे देखकर वो अपना सरना में हिलाते हुए बोला, ये काका भी ना। इन्हें पता है कि मैं मेडिसिन नहीं लेता हूँ, फिर भी हर बार मेडिसिन भेज देते हैं। ये कहते हुए वो उठा और सीधा क्लोजेट में चला गया। इधर दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में दादाजी को होश आ चुका था और उस वक्त पूरी रायजादा फैमिली उनके वार्ड में मौजूद थी। एक औरत जिसकी एज 70 के आसपास थी, वो भीगी पलकों से बेड पर लेटे देवेंद्र जी को देख रही थी। ये है राजश्री देवी, देवेंद्र जी की धर्मपत्नी। इनके एक बेटा है जिसका नाम सम्राट रायजादा, और ये अब रायजादा फैमिली के हेड है। इनकी धर्मपत्नी सुनैना जी, जिन्होंने हमेशा इनका साथ दिया है। इनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा प्रेमम रायजादा जिसकी एज 28 इयर्स है और छोटा बेटा अक्ष रायजादा जिसकी एज अभी 22 इयर्स है। राजश्री जी ने गुस्से और तकलीफ से देवेंद्र जी को देखा और कहा, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? हमें परेशान देखकर लगता है आपको बहुत मजा आता है। आपके दोनों पोते आपके कहने से शादी नहीं करने वाले हैं, और अगर आप ऐसे ही जिद करते रहे तो अपने पोतों की शादी देखने से पहले ही परलोक पधार जाओगे। ये सुनकर देवेंद्र जी ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, हम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले हैं, समझो आप। मैं भी देखता हूँ वो दोनों नालायक कब तक शादी नहीं करते हैं। वैसे हमें जिस डॉक्टर ने बचाया था उसे बुलाओ, हम उसे पर्सनली थैंक यू बोलना चाहते हैं। हमने बेहोश होने से पहले उसका धुंधला सा चेहरा देखा था। बहुत प्यारी बच्ची थी। वो सब बेवकूफ डॉक्टर उसे मेरी सर्जरी करने से मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हमें बचाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। आज हम उसी की वजह से जिंदा है। ये कहते हुए उनकी आंखों के सामने अमीका का धुंधला सा प्यार सा चेहरा घूम रहा था। उनकी बात सुनकर सुनैना, राजश्री देवी और सम्राट जी सब उनकी तरफ देखने लगे। रोनित जो वही था वो जल्दी से बोला, दादू मैंने उसका नंबर ले लिया है, मैं अभी उसे कॉल करके यहाँ बुलाता हूँ। वो आपसे मिल भी लेंगी और आप उन्हें थैंक यू भी बोल देना। ये सुनकर दादाजी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। राजश्री जी, सुनैना जी और स्मार्ट जी सबने अमीका का चेहरा न्यूज़ में देखा था और उसकी रियल आइडेंटिटी जानकर उन्हें उस पर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि इतनी कम उम्र में उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। राजश्री जी अमीका का चेहरा याद करते हुए बोली, हमने भी देखा था उसे। बहुत प्यारी बच्ची है और साथ में बहुत इंटेलिजेंट भी। अगर हमने प्रेमम की शादी बचपन में रिया के साथ तय नहीं की होती तो हम पक्का उसे ही हमारे प्रेमम के लिए सेलेक्ट करते। ये कहते हुए उनका चेहरा थोड़ा उदास भी हो गया, क्योंकि उन्हें रिया कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन वो सुनैना जी की बेस्ट फ्रेंड अविका जी की बेटी थी, इसलिए उन्होंने इस शादी के लिए कुछ नहीं कहा था। चैप्टर 38। राजश्री जी, सुनैना जी और स्मार्ट जी सबने अमीका का चेहरा न्यूज़ में देखा था और उसकी रियल आइडेंटिटी जानकर उन्हें उस पर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि इतनी कम उम्र में उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। राजश्री जी अमीका का चेहरा याद करते हुए बोली, हमने भी देखा था उसे। बहुत प्यारी बच्ची है और साथ में बहुत इंटेलिजेंट भी। अगर हमने प्रेमम की शादी बचपन में रिया के साथ तय नहीं की होती तो हम पक्का उसे ही हमारे प्रेमम के लिए सेलेक्ट करते। राजश्री जी की बात सुनकर सुनैना जी और सम्राट जी उनकी तरफ देखने लगे, तभी दादाजी बोले, अरे तो क्या हुआ? एक की ही तो एंगेजमेंट की है, दूसरा तो अभी भी सिंगल है। क्यों ना हम अक्ष की उस बच्ची के साथ एंगेजमेंट फिक्स कर दे। वो बच्ची हमें बहुत पसंद है और हम उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी ये बातें सुनकर सुनैना जी और सम्राट जी दोनों ही परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें अक्ष के बारे में अच्छे से पता था। अगर उसे ये बात पता चली कि उसके दादा दादी उसकी शादी करने का प्लान कर रहे हैं तो वो कितना बड़ा बवाल करने वाला था। इनफेक्ट हो सकता था कि वो राजायदा मेंशन आना ही बंद कर दे। तभी रोनित वहां आया, जिसे देखकर दादाजी जल्दी से बोले, क्या हुआ, उससे बात हुई तुम्हारी?
क्या वो आने वाली है? अगर उसने मना किया है तब भी कोई बात नहीं, तुम उसका एड्रेस दो हमें, हम खुद उससे मिलने चले जाएंगे। उन्होंने इतना ही कहा था तभी वार्ड का डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज सुन सबने एक साथ उस तरफ देखा जहां अमीका बिना किसी एक्सप्रेशन के व्हाइट प्लाजो शूट पहने खड़ी थी। उस व्हाइट शूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक हार्टलेस लड़की है जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमीका को अपने सामने देखकर सब एकदम से हैरान रह गए। वहीं सुनैना जी की नजरें जैसे ही अमीका पर पड़ी तो वो एकदम से शॉक्ड रह गई। उनके मुंह से अचानक ही निकला, अविका। ये कहते हुए उनकी आंखों के सामने अपनी फ्रेंड अविका की तस्वीर आने लगी। अमीका के फेशियल फीचर्स बहुत हद तक अपनी मॉम अविका से मिलते थे। वो दिखने में उनके जैसी ही थी और अभी अमीका को देखकर सुनैना जी को अपनी उसी दोस्त की याद आने लगी थी जो उनके लिए सब कुछ थी, जिसके साथ खेलकर वो बड़ी हुई थी और दोनों की शादी भी साथ में हुई थी। राघवेंद्र जी के चेहरे पर शॉक्ड एक्सप्रेशन थे क्योंकि वो भी अविका जी को बहुत अच्छे से जानते थे। तभी उनकी नजरें सुनैना जी पर पड़ी जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राघवेंद्र जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रिलैक्स करते हुए कहा, सुनैना जी प्लीज संभालिए अपने आप को। ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है। ये लड़की आपकी फ्रेंड नहीं है। ये सुनकर सुनैना जी ने उनकी तरफ देखा और अपने आंसू साफ करते हुए कहा, आई नो, लेकिन इसे देखकर मुझे अविका की याद आ गई। ये बहुत हद तक अविका जैसी है। ऐसा लगता है जैसे ये उसकी बेटी हो। ये कहते हुए वो गौर से अमीका को देख रही थी। उनकी बातें सुनकर राघवेंद्र जी भी गौर से अमीका को देखने लगे क्योंकि उन्हें सुनैना जी की बातें बिल्कुल सही लगी थी। तभी देवेंद्र जी ने अमीका की तरफ देखकर कहा, बेटा अंदर आओ। आपको यहाँ देखकर हम बता नहीं सकते हैं कि हमें कितनी खुशी हो रही है। हमने तो रोनित को आपको कॉल करने को कहा था और ये तो आपको ही ले आया। इसने अपनी पूरी लाइफ में शायद यही अच्छा काम किया है। उनकी लास्ट लाइन सुनकर रोनित का मुंह बन गया। अमीका धीमे कदमों से वार्ड के अंदर आई और देवेंद्र जी को देखते हुए हल्के से मुस्कुरा कर बोली, नहीं सर, मैं हॉस्पिटल में मेरी दादी से मिलने आई थी लेकिन फिर ये मिल गए और ये मुझे आपके पास ले आए। ये कहते हुए वो देवेंद्र जी के पास आई और आगे बोली, अब कैसी है आपकी तबीयत? ये सुनकर देवेंद्र जी लंबी चौड़ी स्माइल अपने होंठों पर लिए बोले, तुम्हारी सर्जरी के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी 100 साल और जीने वाला हूँ। उनकी ये बात सुनकर अमीका के फेस पर अनजाने में ही स्माइल आ गई। वहीं उसकी वो स्माइल देखकर सुनैना जी को फिर से अविका जी की याद आने लगी क्योंकि उनकी स्माइल भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी अमीका की थी। सुनैना जी से जब रहा नहीं गया तो वो अमीका के पास आई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा आपका नाम क्या है और आपके मॉम डैड का क्या नाम है? बोलकर वो चुप हो गई और बेसब्री से अमीका के आंसर का वेट करने लगी क्योंकि वो अमीका के मुंह से उसकी मॉम का नाम जानना चाहती थी। अमीका ने नजरें उठा सुनैना जी को देखा और कुछ बोलने को होती है लेकिन तभी वार्ड का डोर ओपन हुआ जिसकी आवाज सुनकर अमीका बोलते हुए रुक गई। उसके साथ सबने सर घुमा डोर की तरफ देखा जहां रूपाली फूले का बुके अपने हाथ में लिए खड़ी मुस्कुराते हुए उन सबको देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें अमीका पर पड़ी तो उसकी स्माइल एकदम से गायब हो गई। वो हैरानी के साथ अमीका को देख रही थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 39। तभी एक बार फिर उन सबके कानों में रूपाली की आवाज पड़ी, मैंने अपनी तरफ से उन्हें जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की थी लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर दादू से मिल लेती हूँ और साथ में आप लोगों से राजवीर पापा और कसक माँ को बाहर निकलवाने में हेल्प भी ले लूंगी। लेकिन देखिए ना, मेरे आते ही दीदी ने फ्लावर बुके डस्टबिन में डाल दिए। रूपाली की ये सब बातें सुनकर और उसे इस तरह रोता देख सबको उस पर दया आने लगी थी। सुनैना जी ने अमीका को देखा और धीमी सी आवाज में पूछा,
बेटा, आपने उन्हें जेल में क्यों डलवाया है और ये बुक्के डस्टबिन में क्यों डाले हैं? देखिए रूपाली को कितना बुरा लगा है। ये सुनकर अमीका ने उनकी तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मिस्टर रायजादा को सनफ्लावर से एलर्जी है और इसलिए उसकी स्मेल से उनका दम घुट रहा था, लेकिन आपकी होने वाली बहू शायद मिस्टर रायजादा की जान लेना चाहती है, तभी इसने एक हार्ट पेशेंट को सनफ्लावर जिससे उन्हें एलर्जी है वो इन्हें लाकर दिया है। अमीका की बात सुनते ही वार्ड में एकदम सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर अविश्वास, हैरानी और घबराहट के मिले-जुले भाव थे। दादू की धड़कनों की रफ्तार थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो रही थी। रूपाली की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा था कि आज भी अपनी मासूमियत का मुखौटा पहनकर सबको अपने जाल में फंसा लेगी, लेकिन अमीका की एक लाइन ने उसके पूरे प्लान को जलाकर राख कर दिया था। राजश्री जी ने चौंकते हुए कहा, क्या? देवेंद्र जी को सनफ्लावर से एलर्जी है? दादू ने खुद धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। लगता है अब बात समझ आ गई है। जब भी ये गंध आती है मेरी हालत बिगड़ती है। पर कभी अंदाजा नहीं था कि इसका कारण यही फूल हो सकते हैं। अब सबकी निगाहें एक बार फिर रूपाली पर टिक गईं। रूपाली ने खुद को संभालने की कोशिश की और मासूमियत ओढ़ते हुए बोली, मैं तो बस। मुझे तो नहीं पता था कि दादू को सनफ्लावर से एलर्जी है, प्लीज माफ कर दीजिए। ये कहते हुए वो के पास बैठ गई और मासूमियत का नाटक करते हुए अपने दोनों कान पकड़कर बोली, आई एम सॉरी दादू, मुझे सच में नहीं पता था कि आपको इन फॉलोवर्स से एलर्जी है, वरना मैं ये कभी नहीं लेकर आती। ये कहते हुए वो एक बार फिर से आंसू बहाने लगी। वही रूपाली के बार बार आंसू बहाने से राघवेंद्र जी को अब फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी, इसलिए उन्होंने सपाट लहजे में कहा, ओह प्लीज रूपाली, ये बार बार रोना बंद करो। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे यहाँ कोई मर गया है। आई कांट बिलीव कि लड़कियां इतनी छोटी छोटी बात पर रो सकती है। यू नो वॉट, हमें हमारे बेटे के लिए बात बात पर रोने वाली लड़की नहीं बल्कि उसका साथ निभाने वाली लड़की चाहिए। तुमसे छोटी सी चीज भी हैंडल नहीं होती है। उनकी ये बात सुनकर रूपाली का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो तो बार बार इसलिए रो रही थी ताकि सबकी सहानुभूति पा सके, लेकिन यहाँ उसका रोना सबको सच में फ्रस्ट्रेट कर रहा था। रूपाली ने मासूमियत से राघवेंद्र जी को देखा और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आई एम सॉरी, अगर आपको मेरे रोने से परेशानी हुई तो। आपको डिस्टर्ब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आजकल मैं इतनी टेंशन में हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ, इसलिए बस रोना ही आ रहा है। तभी दादी जी बीच में बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें अमीका पर गुस्सा भी आ रहा था। वो राजवीर रायचंद और उसकी मॉम कसक दोनों ही घटिया इंसान है। उस राजवीर ने कसक के साथ मिलकर अविका को धोखा दिया और उसके धोखे की वजह से उसकी जान चली गई, लेकिन फिर भी तुम्हें उन लोगों के लिए सिंपैथी हो रही है, जबकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पता नहीं इस दुनिया में तुम ही इतनी अच्छी हो या फिर इतना अच्छा होने का ड्रामा करती हो। वैसे अमीका ने सही किया उन लोगों को जेल में पहुंचाकर। वो दोनों इसी के लायक है। ये उनकी बेटी जरूर होगी, लेकिन इसमें उन दोनों के गुण बिल्कुल भी नहीं है। अभी तुमने इसे कितन कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी इसने अब तक सिर्फ काम की ही बातें कही है, तुम्हारी तरह फालतू में सबके कान नहीं खाए हैं। अभी से ये हाल है तो जब तुम शादी करके रायजादा मेंशन आ जाओगी तब तो हम सबको अपने कान का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आई थिंक हमें अभी से एक डॉक्टर हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम जिस तरह से रोती हो और बकवास करती हो उसे देखकर लग रहा है कि हमें डॉक्टर को हायर कर ही लेना चाहिए। दादी ने मुंह बनाते हुए कहा। उनकी ये सब बातें सुनकर रूपाली का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। कहाँ वो राजवीर और कसक को जेल से बाहर निकलवाने के लिए यहाँ आई थी और अब तो उसका सारा प्लान बर्बाद होते उसे नजर आ रहा था। रूपाली ने कुछ पल सोचा और फिर धीमी सी आवाज में बोली,
आई नो दादी की उनकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं भी उनकी जैसी बन जाऊं। उन लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं उन्हें जेल में नहीं देख सकती हूँ। चाहे जैसे भी हो वो मेरे माँ बाप है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 40। हाँ तो अपने माँ बाप को जाकर बचाओ, उन्हें जेल से बाहर निकालो। यहाँ हॉस्पिटल में क्यों तमाशा करने आई हो? यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बैठा है जो तुम ये सब बोल रही हो। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया का लॉ किसी को बेवजह अरेस्ट करने की परमिशन नहीं देता है। अगर उन्होंने मिस्टर एंड मिसेज रायचंद को अरेस्ट किया है तो कोई सॉलिड प्रूफ होगा जिसके बेस पर उन्हें रात भर से जेल के अंदर रखा है। और तुमने तो हमारे कंट्री की मीडिया को भी बहुत फालतू समझा है, जो किसी की भी झूठी खबर को यूं ही चारों तरफ फैला देंगे। तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मुझे अपना डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़कर लोगों को बर्बाद करने वाला प्रोफेशन शुरू कर देना। क्यों तुम यही कहना चाहती थी कि ना मैंने मिस्टर एंड मिसेज रायचंद को झूठे केस में फंसाकर जेल में डलवाया है और फिर झूठी न्यूज़ मीडिया को दी है, तो फिर तुम ट्रू प्रूफ लाकर उन्हें छुड़वा लो। अगर तुम्हें सच में उनकी फिक्र होती तो शायद तुम यहाँ नहीं पुलिस स्टेशन में होती, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम तो एक बार भी उन दोनों से मिलने पुलिस स्टेशन नहीं गई हो। अमीका ने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड कर तिरछी स्माइल के साथ कहा। उसकी ये सब बातें सुनकर रोनित के साथ सबने उसकी तरफ देखा। सब इंटरेस्ट के साथ अमीका को देख रहे थे। पूरी रायजादा फैमिली को अमीका के जैसी शांत और समझदार लड़की अपने बेटे प्रेमम रायजादा के लिए चाहिए थी, लेकिन रूपाली को वो सब अविका की बेटी समझकर उसका रिश्ता प्रेमम से तय कर दिया था और इसी मंथ उन दोनों की एंगेजमेंट भी थी। अब कुछ नहीं हो सकता है, ये सोचकर सबके चेहरे थोड़े उदास हो गए। सुनैना जी ने प्यार से अमीका को देखते हुए कहा, बेटा तुमने किस केस में मिस्टर एंड मिसेज रायचंद को जेल में डलवाया है और तुम उन्हें मॉम डैड की जगह मिस्टर रायचंद क्यों बुलाती हो? सुनैना जी से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने अमीका से ये सवाल पूछ लिया। उनका सवाल सुनकर अमीका ने उनकी तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। सॉरी बट मुझे बातों का ढिंढोरा पीटने की आदत नहीं है। आप अपनी होने वाली बहू से पूछ लेना, आई एम श्योर वो आपको अच्छे से बढ़ा चढ़ा कर बताएगी। मुझे कुछ काम है इसलिए अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही जाने को होती है तभी दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा रुको, हमने अभी ढंग से तुम्हें थैंक यू भी नहीं कहा और तुम जाने लगी। रूपाली ने पता नहीं क्या क्या ड्रामा कर दिया। अगर ये थोड़ी देर लेट आती तो हम अच्छे से तुमसे बात कर पाते, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार हम फिर कभी मिलेंगे तो अच्छे से बात करेंगे। वैसे भी तुम रूपाली की सौतेली ही सही लेकिन बहन हो, इसलिए तुमसे मुलाकात अब होती रहेगी। ये कहते हुए उन्होंने रोनित की तरफ देखा और फिर अपनी कड़क आवाज में कहा, हमारा सबसे एक्सपेंसिव विला और 2 करोड़ रुपए अमीका बेटा के नाम कर दो। विला के पेपर्स हमारे वकील को बोलकर अभी मंगवाओ। हम साइन करके उसे अमीका बेटा को देना चाहते हैं। ये सुनकर रूपाली एकदम से हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल गुस्से से उसकी मुठिया कस गई, क्योंकि आज तक दादाजी ने उसे अपनी एक फूटी कोड़ी तक नहीं दी थी और अमीका को पहली ही मुलाकात में अपने करोड़ा का विला और पैसे दे रहे थे। उन सबका हकदार रूपाली खुद को समझ रही थी। वहीं बाकी सब भी हैरानी से दादाजी को देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत लालची किस्म के आदमी थी, लेकिन अभी वो अपना सबसे फेवरेट विला जो सबसे अच्छी जगह पर था वो अमीका के नाम पर करना चाहते थे। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दादाजी को इतनी जल्दी पहली ही मुलाकात में अपनी चीजें अमीका के नाम करता देख सबको एक झटका सा लगा था, क्योंकि आज तक दादाजी ने कभी राजश्री जी के नाम पर भी कुछ नहीं किया था। सब मन ही मन खुश भी थे कि कम से कम दादाजी से लालची इंसान ने किसी को इतना अच्छा गिफ्ट दिया। रोनित ने तुरंत अपना फोन निकाला और दादाजी के वकील को कॉल करके उसे विला के पेपर्स रेडी करने को कहा। तभी अमीका दादाजी की तरफ पलटी और शांति से बोली, मिस्टर रायजादा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है।
मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फर्ज बनता है अपने पेशेंट की जान बचाना। आपको इस तरह थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। अमीका खुद के पास बहुत पैसे थे, इतने कि वो एक 700 से भी ज्यादा विला खरीद सकती थी। इनफैक्ट दुनिया में जो चीज उसे चाहिए थी वो सब वो खरीद सकती थी। तभी दादाजी अपनी रौबदार आवाज में बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट मिस्टर रायजादा। मेरी एज के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारा भी दादा लगता हूँ और दादा होने के नाते हमने अपनी पोती के नाम ये सब किया है जिसके लिए तुम मना नहीं कर सकती हो। एक तो मैं लालची इंसान किसी को कुछ देता नहीं हूँ, और जब देता हूँ तो सामने वाला लेता नहीं है, लेकिन तुम्हें लेना पड़ेगा और ये हमारी रिक्वेस्ट समझो या ऑर्डर जो भी है तुम्हें इसे फॉलो करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो अमीका को घूर रहे थे। इस वक्त दादाजी छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे। उनकी शक्ल देखकर अमीका के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। अमीका स्माइल के साथ कुछ बोलने को होती है, लेकिन तभी अपनी आदत से मजबूर रूपाली बीच में टपकते हुए बोली, दादू जब अमीका दीदी नहीं लेना चाहती है तो आप क्यों उनके साथ जबरदस्ती कर रही हैं? दीदी तो खुद एक डॉक्टर है और उनके पास खूब पैसे है। वो अपने 2-3 साल की कमाई से खुद का विला खरीद सकती हैं।